नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि अभी इंडियन एयरफोर्स को लोअर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का सामना करना पड़ रहा है और टाइम पर नए एयरक्राफ्ट को इंडक्ट ना करने की वजह से हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा है, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारे जो पुराने मिग सीरीज के एयरक्राफ्ट थे, जैसे कि मिग 21 हो जाए, मिग 27 हो जाए, मिग 23 जैसे एयरक्राफ्ट हो जाए, फिर जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट हो जाए, इनको हमको मजबूरी में आके धीरे धीरे रिटायर करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी ये फ्लाइट वर्दी नहीं बचे हैं। इसी वजह से अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट में बताया गया कि अगर अभी से ही भारत की तरफ से अपनी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को और तेजस की ऑर्डर को जल्दी कंप्लीट नहीं किया जाता है तो 2030 तक भी हमारे पास 29 से 30 स्क्वाड्रन नहीं हो पाएगा। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुल मिलाकर 83 और बाद में एडिशनल 50 तेजस MK1 को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है और 2024 के बाद जाके इनकी डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन फिर भी इन सभी तेजस को 2028 से पहले इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर नहीं किया सकता है, तो इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो 30 के नीचे रहने वाली है। और HAL का जो हाल है आप सभी जानते हैं, जो कि मुश्किल से 8 से 10 तेजस को साल भर में बना पाते हैं। तो ऐसे में 123 तेजस MK1 को डिलीवर करने में HAL को कितना टाइम लगने वाला है, वक्त आने पर ही पता चलने वाला है। साथ ही अभी अगर तेजस MK2 की बात करें तो ये भी 2030 से पहले इंडियन एयरफोर्स में शामिल नहीं होने वाला है और इनका भी 2030 से पहले कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो इस वजह से अभी जितना जल्दी हो सके मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को फाइल करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अभी अगर इस टेंडर को फाइल किया गया तो इसके अंदर नए फाइटर जेट की डिलीवरी शुरू होने में हमको कम से कम 3 साल लग सकता है और उसके बाद 114 जेट्स को डिलीवर करने में कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का समय लगने वाला है। अगला अपडेट डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर की तरफ से, और ऐसे सिस्टम अभी हमारे सभी सुखोई में इंस्टॉल करने की बात किया जा रहा है। अब इनिशियली जिन सुखोई को हमने एक्वायर किया था उसमें ऐसी कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। पहले जो रशियन सिस्टम हुआ करते थे वो एक एनालॉग सिस्टम हुआ करता था और उसके बाद DRDO की तरफ से इंडिजिनस तरीके से एक डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर को डेवलप करने का प्लान किया गया था। इससे पहले सेम तरीके की सिस्टम को DRDO की तरफ से डेवलप किया गया था, जिसको अभी मिग 29 में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिर सुखोई के लिए भी खास करके ऐसे रडार वार्निंग रिसीवर को डेवलप करने का फैसला किया गया था। इसमें DRDO की तरफ से जिस सिस्टम को डेवलप किया गया था उसका नाम DR118 रखा गया है और ये सिस्टम अभी सिर्फ रडार वार्निंग रिसीवर की तरह ही नहीं बल्कि एक तरीके से सुखोई को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में मदद करने वाला है। ये सिस्टम आमतौर पर पायलट को ये बताता है उसको कौन कौन से रडार किस किस डायरेक्शन से डिटेक्ट कर रहे हैं, और जो मॉडर्न डिजिटल सिस्टम्स होते हैं इसमें यह भी पता चल जाता है कि किस टाइप के रडार हमें डिटेक्ट कर रहे हैं या कहां से डिटेक्ट कर रहे हैं, और इससे दुश्मन की पोजीशन के बारे में और डायरेक्शन के बारे में पायलट को थोड़ा आइडिया रहता है कि हाँ हमारा दुश्मन इस डायरेक्शन से आ रहा है, हमको डिटेक्ट कर रहा है। अभी के लिए इन सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को एक कॉन्ट्रैक्ट को दिया जा रहा है, जिसकी कीमत करीब $115 मिलियन के आसपास की, और इसमें सभी सुखोई के लिए भी नए डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर को बनाने का प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा अभी एक इंडिजिनस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड को भी सुखोई के लिए बनाया जा रहा है, जो कि बेहतर जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को प्रोवाइड कर पाएगा और इससे रशियन ऑरिजिन SAP-18 पॉड्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह दरअसल सुपर सुखोई प्रोग्राम का एक पार्ट है, जिसमें धीरे धीरे करके सुखोई की ओल्डर रशियन सब सिस्टम को मॉडर्न सिस्टम से रिप्लेस किया जा रहा है और आगे चल के इसके रडार्स को भी हमारी उत्तम ऐसा रडार से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और अभी से ही सुखोई में सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज को भी इंस्टॉल करना शुरू किया जा रहा है, जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करने वाला है। अगला अपडेट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को लेके है। आजकल की लड़ाई में जब हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है तो ऐसे में हथियार या गोला बारूद से ज़्यादा ज़रूरत हमको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की पड़ रही है, और जिसके पास जितना बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी मौजूद है वो अपने दुश्मन के ऊपर उतना अपहरण ले सकता है या फिर खास करके दुश्मन को गुमराह करके फ़ायदा उठा सकता है। अब इसी वजह से जब से चाइना के साथ हमारा टेंशन बढ़ा था तो उसके बाद से ही लद्दाख रीजन में और पूरे हिमालयन रीजन में हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बेहतर करने का प्लान किया गया था। इसके लिए प्रोजेक्ट हिम शक्ति को इनिशिएट किया गया था। इसके अंदर मेनली 2 तरीके की सिस्टम्स को इंडक्ट करने का प्लान किया गया था, जो कि ओवरऑल इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कहते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम होने वाला है, जो कि हमें दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक अटैक से सेफ रखने के साथ साथ दुश्मन को हमारी कम्युनिकेशन नेटवर्क को हैक करने से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला है। यानी कि दुश्मन हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक नहीं कर सकता, यानी कि जैम नहीं कर सकता या फिर उसको एक्सेस भी नहीं कर सकता है। ऐसे सिस्टम अभी स्पेशली आर्मी के लिए खरीदने
खरीदने का प्लान किया जा रहा है और इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जा चुका है, जिसकी कीमत करीब 3000 करोड़ के आसपास की, और इसमें अभी 2 इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।